हाँ भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट तो धड़ाधड़ कुछ क्लासेस हो चुकी होंगी। अब टेस्ट हो रहा होगा, हो चुका होगा, कुछ जगह हो रहा होगा। स्कूल में भी इन सब के चैप्टर के टेस्ट हो रहे होंगे और ऐसा लगता है कि इस समय तक कुछ नहीं याद है, खासकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। पूरा ब्रह्मांड पढ़ा दिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और जो एग्जाम का टाइम आता है तो इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। ठीक है। तो इस वीडियो में ये करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे जो है सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा सिचुएशन ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप 10 बार पढ़ लोगे बदल जाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है डिट्टो जेई मेंस के हैं, और हम कोशिश करेंगे जितनी जानकारी है उसके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चंस में जो है शॉर्टकट से आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी कैसे उसको 100% करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो, इसको देखते ही इतना लंबा चौड़ा पूरा आप पढ़ने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला न्यूमेरिकल है, बी और सी डी, ये सारे जो है आपके थ्योरेटिकल हैं। तो बी ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं, देखो, व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द येलो लाइट, ब्राइटनेस से क्या मतलब, ब्राइटनेस से मतलब अब लाइट जब फोटोन के टर्म में पढ़ा जाता है तो हम उसको पैकेट की तरह इमेजिन करेंगे। ठीक है, पैकेट का साइज बड़ा कर दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ा दी। ठीक है, पैकेट्स के नंबर अगर चेंज कर दिए मतलब ब्राइटनेस बढ़ गया। पैकेट कम कर दिए, 100 पैकेट आप फेंक रहे थे येलो लाइट के, उसको 120 कर दिया तो ब्राइटनेस बढ़ गया, 80 कर दिया ब्राइटनेस कम हो गया। तो ऑप्शन बी देखो, ब्राइटनेस ऑफ येलो लाइट इज डिम, मतलब पैकेट कम कर दिए गए, हर पैकेट की एनर्जी वही है, तो बोल रहा है करंट करंट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट निकल रहा था और आपने पैकेट कम कर दिया, और एक पैकेट हमेशा एक एटम से इंटरेक्ट करके एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पैकेट टूट के दो एटम को एक साथ हिट कर दिया, वो क्वांटम मैकेनिक्स के एकदम अगेंस्ट है। ठीक है, तो एक पैकेट एक एटम से इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप पैकेट भाई कम कर रहे हो तो करंट कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे हम जाएं, ठीक है, तो ऑप्शन बी के हिसाब से ये आपका, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऐसा कैसे कर दिया भाई? आप देखो, लैंग्वेज ओनली जब लिखा हो तो आप 100% कर सकते हो, बोला ओनली इतने, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसका मतलब अगर बी आपका करेक्ट है तो बी होना ही चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं बने। ओनली का रीजन है यहाँ पे क्या है मतलब है, इसलिए इतने आराम से हमने कर दिया। ओनली इसलिए दिया हुआ है, एक हिंट भी है कि आप ओनली का भी यूज करें। अब फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक है, सी पढ़ लेते हैं। व्हेन रेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ द येलो लाइट, द करंट प्रोड्यूस, भाई एलो की जगह पे रेड लाइट यूज कर दिया, मतलब एनर्जी चेंज कर दी। ठीक है, अब क्या होगा वो दूसरी चीज है, कहानी में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं करंट की बात कर रहा है, करंट बोल रहा है ज्यादा हो जाएगा। रेड की एनर्जी, आपने एनर्जी यहाँ पे चेंज कर रहे हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पैकेट का कलर चेंज करो तो आप नंबर ऑफ पैकेट फिक्स रखोगे। पैकेट चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ पैकेट चेंज कर रहे हो तो कलर आप फिक्स रखोगे। ठीक है, तो सी में आपका जो है कलर चेंज हो रहा है तो पैकेट फिक्स रहेगा, ये डिफॉल्ट पोजीशन होती है। एक साथ दोनों आप वेरिएबल नहीं चेंज कर सकते। जब ढेर सारे वेरिएबल में डिफॉल्ट पोजीशन ये होता है कि बाकी वेरिएबल को बोलते हो भाई तू अब शांत रहे, एक वेरिएबल चेंज करके आप उसका इफेक्ट देखते हो वन बाई वन। अनलेस अंटिल क्वेश्चन में मेंशन हो कि भाई मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, जो क्वांटम पैकेट है रेड से ब्लू कर दे रहा हूं, उसके नंबर भी 100 से 150 कर दे रहा हूं, जो भी है, तो वो सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। तो सी में अगर देखो तो अब रेड लाइट की एनर्जी येलो लाइट से कम होती है, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पर, क्योंकि एक पैकेट अभी भी एक एटम से इंटरेक्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, तो करंट भी वही रहेगा। तो सी ऑप्शन बोल रहा है कि हायर मतलब चेंज हो जाएगा, तो ये गलत है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, सी गलत होने से ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखा, ऑप्शन ये करेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो आप देख लेना, बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये टिपिकल होता है, आप इस तरह का क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर लें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में खासकर ढेर सारे डेटा होते हैं, कहीं रेडबर्ग कांस्टेंट दे देगा, कहीं ये -13.6 दे देगा रेडबर्ग कांस्टेंट को, कभी जूल के टर्म में दे देता है, कभी जो है आपको वेव नंबर के पैरामीटर के टर्म में दे देगा। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आप सीधा द मैग्नीट्यूड से शुरू करो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोर मॉडल लगी रहा है। तो भाई साहब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, और बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, -13.6 इंटू जेड कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, एन कितना हो गया? 2 का स्क्वायर मीन्स 4 कट गया, और 13 चौक के 52, तो 54 हो जाएगा, और ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना था, उसमें जाना ही नहीं था कि पहले क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखा जाएगा ये, क्योंकि क्वांटम का इसमें कोर है, क्वांटम मैकेनिक्स का कोर है। क्वांटम मैकेनिक्स जो हंस रूल है उसी के एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वो हाफ फील्ड बोल रहा है कि ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, तो सिमेट्री लिख रहा है, सिमेट्री का कभी भी कोई स्टेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा होता है कॉमन लाइफ में सिमेट्रिकल होगा, अच्छा दिखेगा, जो चीज अच्छी दिख रही है जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो एकदम नॉनसेंस है पहला वाला, इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। आप आज की डेट में ही याद कर लो, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो, चाहे न्यूटन बाबा की मैकेनिक्स हो, या फिर डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर की दुनिया हो। ठीक है, जहां पर जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करते हैं क्वांटम में। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक क्लासिकल थिंग लाइक फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, सब क्वांटम में नहीं होती है। वहां पे स्टेबिलिटी किसी भी स्टेट का, मतलब कोई भी अरेंजमेंट रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कुछ भी, उसको कैसे डिसाइड करते हैं वो उसके बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एब्सर्ड है, तो आप देखो बी और सी अगर आपने समझा है कंसेप्चुअली तो तुरंत आप सेकंड और थर्ड गलत मार दोगे। ठीक है, अब आपको ए फर्स्ट और फोर्थ चेक करना है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, फर्स्ट और फोर्थ। अब उसमें देखो बी कॉमन है, आपका डी कॉमन है, तो सी और ई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सी सी बोला द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखते हैं इसमें जो है लार्जर एक्साइटेशन एनर्जी, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे डी तो करेक्ट ही है, हमें ई देखते हैं, रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसका ये स्टेबिलिटी कुछ लेना देना नहीं है इसका। नॉन डीजेनरेट क्या होता है भाई? नॉन डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल के, जैसे 2p ऑर्बिटल ले लिया, ये थोड़ा सिंपल सा वर्ड होता है, इंडियन वर्ड यूज होता है कि भाई बराबर लेवल की एनर्जी, और कुछ नहीं है। डीजेनरेट का मतलब बराबर एनर्जी लेवल, नॉन डीजेनरेट मीन बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर ये जनरेट हो गए, डीजेनरेट हो गए। डी लगा होता थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डी का यहाँ मतलब अपोजिट नहीं है, डीजेनरेट है, ये डीजेनरेट है, ये नॉन डीजेनरेट है। ठीक है, तो जैसे 2p में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल एक ही फ्लोर पे होते हैं, सबकी एनर्जी एक होती है, उससे नीचे 2s होता है। ठीक है, 2s नहीं है 2p के बराबर, तो ये डीजनरेट नहीं होगा। तो 2p में 3 जो है डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आप इस तरह रखो, ठीक है, या फिर आप इसको आप इस तरह रखो। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉट डीजनरेट, ये बोल रहा है कि हम इस तरह रख रहे हैं, इनफैक्ट हंस रूल को बता ही रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि स्टेबिलिटी है। वहां क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी क्यों होती है, तो उसी चीज को जो स्टेटमेंट दिया उसी चीज को दोबारा बोल ले रहा है। तो सी वैसे भी रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट है, ये रीजन नहीं है। ठीक है, तो सी वैसे भी गलत हो जाएगा। ई रिलेटिवली स्मॉलर, सी ये पढ़ते हो आप शील्डिंग इफेक्ट में कि सेम सेल में या आउटर का तो कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, सेम सेल में होगा तो फैक्टर, शील्डिंग फैक्टर कम होता है। इनर की तरफ जैसे जाते हो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच और निगेटिव चार्ज डालोगे तो वो ज्यादा इनके प्रेम को डिस्टर्ब करेगा। साइड में है तो साइड में पड़ा हुआ भाई कोई बात नहीं, बराबर खरीदता है, तो ये शील्डिंग कम करेगा। ठीक है, तो सेम उसमें है तो शील्डिंग कम है इनकी, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बी हो गया, डी लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ई हो गया, ई करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन बी स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्जन नो डाउट करेक्ट होगा क्योंकि दूर दूर है। ठीक है, डी लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, अभी इसको डिस्कस करते हैं। रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर, ई इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब डी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आपके जो लेवल 11th में जो जरूरत है, इवन जेई मेंस में, इवन जेई एडवांस में जो जितनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो वो इसमें है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो कंसेप्चुअली बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सचेंज एनर्जी क्यों बोल रहा है भाई? हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन बाबा के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, पोटेंशियल एनर्जी हर जगह कम करते हैं, कम हो जाए स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कुछ एक फंडा नहीं होता, कभी मत सोचना काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। एक टर्म होती है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, और उल्टा है कहानी, एक्सचेंज एनर्जी नंबर ऑफ एक्सचेंज जितना पॉसिबल होगा गिवन सिचुएशन में, बिना अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंज हमने कर दिया, उसके बाद में भी अरेंजमेंट वैसे ही दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज
कर रहे हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज अलाउड है। और जितने ही अलाउड एक्सचेंज होंगे उतना ही वो सिस्टम ज्यादा रोबस्ट होता है, स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरह से स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ पे हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए डी करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन खासकर मैं यहाँ पे रखा हूं क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है और यूज हुआ है यहाँ पर आपको H प्लस जो प्रोटॉन की उसकी प्रॉपर्टी को करते। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस ऑफ दिस 1.5 इंटू 10 पावर -3 पिकोमीटर साइज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए हमें तो रदरफोर्ड का फॉर्मूला अगर आप यूज किए हो, आपको पता है कि आर न्यूक्लियस इक्वल टू आर नॉट इंटू मास नंबर 1/3। अब हाइड्रोजन है तो मास नंबर 1 हो जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। आर नॉट मतलब सीधा कांस्टेंट ही आपको लिखना है यहाँ पे, न्यूक्लियस का रेडियस। तो ये न्यूक्लियस का रेडियस एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं, 1.2 से 1.5 इंटू 10 पावर -15 मीटर होता है, जिसको फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -15 मीटर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको पिकोमीटर में आप चेंज करेंगे तो 10 पावर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर -3 पिकोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1.5, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ वहां पर, इसलिए चल जाएगा 1.5। तो ये आपका स्टेटमेंट ए जो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है, ये एक फैक्ट की बात है, ये आपको अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। H प्लस इतना कम रेडियस पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर चार्ज आपने रखा, इतना कम सरफेस एरिया, इम्पॉसिबल है कोई और ऐसा चार्ज प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो रियल लाइफ H प्लस एग्जिस्ट करता है। इसके कारण आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्ज और इसके है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा तो चार्ज चलो प्लस 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 माइनस माइनस होता ही है, तो इसका इतना रोल नहीं है। आर की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम है, तो पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा। पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा मतलब H प्लस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इसको अकेले बनाना। तो करता क्या है, जहां पर भी होगा वो दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो कि मॉलिक्यूल में है या एटम में होगा उनसे कंबाइन करना ही कम है। इसलिए मोस्टली H प्लस जो वाटर के अंदर बनता है, और वो हम आप लिखते ही हैं उसको H3O प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको सराउंड करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को उसके साथ इंटरेक्ट करके ये अपने पोटेंशियल को दबा लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको इस डिस्कशन से पता चल रहा होगा कि भाई H प्लस का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली उसके रेडियस से नहीं जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली आप सोचोगे हाँ सर रेडियस कम है तो पोटेंशियल ऊपर, उसके पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये इसका रीजन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये यही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, नोट निकालने के लिए बड़ा सा भयंकर सा वेब इक्वेशन लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है श्रोडिंगर वेव का फॉर्मूला दिया हुआ है पे, और ऐसा कुछ आ जाए तो आप, और नोड की बात कर रहा है। नोड का मतलब सीधा सीधा जैसे मैथ्स में आप समझो, ये क्वेश्चन आ गया तो मैथ्स का क्वेश्चन समझो। नोड मीन्स आपको ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ कितने रूट पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें आप देखो रूट पॉसिबल, नोड हम जानते हैं अगर कंसेप्चुअली थियरी के हिसाब से जाएं, नोड का मतलब होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है। और मैथमेटिकली हम जानते हैं जहां पे ये जीरो होगा ये जीरो होगा, साई जहां पे जीरो होगा साई स्क्वायर जीरो होगा। ठीक है, सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। हायर आप क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे इमेजिनरी, टाइम डिपेंडेंट सब कुछ आ जाता है। तो ये साई स्क्वायर जो हमने सीधा लिखा हुआ है, ये सिंपलेस्ट, टाइम इंडिपेंडेंट, नॉन रिलेटिविस्टिक और नॉन कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन के लिए है। नहीं पता चला इस पे भी रील बना दो वो गलत है, ये है वो नहीं। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीके का वे, सबसे आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो 11th में जरूरत है वही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देखो, अब सीधा सा फंडा लगा देते हैं। क्या फंडा लगा देंगे भाई, इसमें फंडा ये है कि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं संभव है। बचा क्या, यही वाला पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको हम देखें 2 माइनस क्या है r/a0, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू हमारी 2a0 आ रही है। अब देखो जितने जितने इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे, इक्वेशन के सोल्यूशन आएंगे, उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे,
वहां साई जीरो होगा, मतलब वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की जीरो होगी। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है। अगर आर के यहाँ पे क्वाड्रेटिक होता तो हमारे दो सोल्यूशन आते हैं, क्यूबिक होता तीन, तो बोलते तीन रेडियल, तो रेडियस के टर्म में तो रेडियल नोड बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास रेडियल नोड है, और आर नॉट इन टर्म्स ऑफ एन इसको लगाएंगे तो आर इक्वल टू आपका 2a0 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम देखो, अब जब पढ़ते हो तो क्लासिकल बोर मॉडल में जब हम पढ़ते हैं वो एंगुलर मोमेंटम है mvr इक्वल टू nh/2 पाई, नहीं लगाना है। यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो हम जानते हैं, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और h/2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 2s बोल रहा है और 2p बोल रहा है। इसके लिए स्मॉल एल कितना होता है, जीरो होता है भाई। इसके लिए स्मॉल एल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसके एल की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे एल की वैल्यू जब आप रखोगे तो √2h/2 पाई हो जाएगा। अब के इसके हिसाब से अगर आप वो आंसर देखो तो आंसर इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, जीरो के साथ वाला, लास्ट वाला, फोर्थ। तो यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन अगेन ये पढ़ने वाला क्वेश्चन और कंसेप्चुअल है। बोल रहा है कि बोर मॉडल, सब कुछ हमने जो मॉडल में सॉल्व किया है, न्यूटन से लॉ लगा लगा के किया है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें सब पाथ वाथ हम फिक्स मानते हैं, और ये मानते हैं कि अगर फोर्स लगाएंगे तो जो भी चेंज आएगा एक्सीलरेशन या वेलोसिटी उसी फोर्स के डायरेक्शन में आएगा। क्वांटम में ऐसा नहीं है। क्वांटम का जो कोर है, क्वांटम का जो बेडरॉक है, वो भाई डी ब्रॉगली इन्वॉल्व है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें होनी ही पड़ेंगी। मतलब अनसर्टेनिटी तो हाई है वहां पर। इसलिए आप कभी आप फोर्स लगाए, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, कोई पार्टिकल स्टेबल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है स्टेबल है, इस पे फोर्स लगाया तो हम बोलेंगे इसी फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मतलब उसका ट्रेजेक्ट्री फिक्स है। मान लो एक्स डायरेक्शन में लगाया, जीरो पे था तो हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, इसका पाथ एक्स डायरेक्शन में नहीं, हाँ एवरेज एक्स डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इसके इधर उधर भी पाए जाने की संभावना है। और भाई साहब, बोर ने क्या बोला था कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, और हम कैलकुलेट भी करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, R0 क्या होता है, n²/z। ये बोर का हो गया। मतलब अगर हम आपको उसका ऑर्बिट नंबर दे दें और एटॉमिक नंबर दे दें तो आप बिल्कुल सक्षम हो बोर मॉडल के हिसाब से कि भाई हम मैं बता दूंगा फिक्स कितनी डिस्टेंस तो हमेशा घूमता रहेगा, ना उसके अंदर ना बाहर। क्वांटम ऐसा नहीं बोलता। आपने पढ़ा, ये देखा 2s इलेक्ट्रॉन, 1s इलेक्ट्रॉन, 2b इलेक्ट्रॉन, उनकी कोई तो लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, पाए जाने की संभावना है। इसलिए जो है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट बोर मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसको आप देख लेना। इन ए सर्कल अराउंड, इन ए सर्कल मीन, सर्कल बोल दिया मतलब एक सर्कल बोला, मतलब रेडियस फिक्स कर दिया, मतलब भाई फिक्स बता रहे हैं बोर, जो कि क्वांटम के अगेंस्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए ही हमारा आंसर बन जाएगा, और आप इसको मार्क कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देन द सब्सिडरी, इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी आपके इसमें वेरिएशंस हम मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पे आप अप्रोच तैयार कर लो, और कंटेंट तो आप तैयार करोगे ही, लेकिन कंटेंट हमेशा 100% उस पर मास्टरी नहीं होगी। तो अप्रोच आपका फिक्स होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और ऑप्शंस का यूज कैसे करेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल डिस्क्राइब द शेप ऑफ द, सब्सिडरी ऑफ लिखा उससे मतलब नहीं है, एल बोल रहा है शेप। हाँ, एल जो है हम जानते हैं, एल 0 है तो स्फेरिकल होता है, एल 1 है तो डम्बल हो गया, इसका मतलब हाँ भाई शेप बता रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया। ओनली अगेन लगाया तो यहाँ पे हमारा थर्ड को क्या कर दे भाई, थर्ड एंड सेकंड का। अब हमें बी चेक करने की जरूरत, सीधा सी चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस साइन इन द वेव फंक्शन ऑफ 2px ऑर्बिटल, चार्ज नहीं भाई, चार्ज नहीं है, फेज को बताता, प्लस माइनस का चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सी तो डेफिनेटली गलत हो गया, सी डेफिनेटली गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडियस,
ये आप इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप एन की वैल्यू एक ही एटम के लिए बात हो रही है तो उसको कंपेयर करना है। ये आप होमवर्क की तरह लेके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब करो, घंटी को भी सब्सक्राइब करो, और इस तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे। कोशिश करेंगे आपका जो एग्जाम में समस्या आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी जो है, ऑल द बेस्ट।